दोस्तों, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के सामने है। यहाँ पे एक यात्री आया है। ये यात्री कोई पहला ऐसा यात्री नहीं है। इससे पहले भी भारत जोड़ो जो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक गई थी, उस पूरी यात्रा में शामिल था। उसके बाद एक यात्रा इन्होंने शुरू करी जातिगत जनगणना को लेके। जो लोहारू का इलाका है, सतनाली का इलाका, सतनाली से लेके चंडीगढ़ तक ये पहुँचे थे। फिर एक बार लोगों को कि जातिगत जनगणना क्यों ज़रूरी है, बैकवर्ड क्लास की जाति आर्थिक सारी चीज़ मालूम हो, उसके लिए एक बार फिर ये चल पड़े हैं। पंजाब से ये चले डबवाड़ी से और ये जा रहे हैं राजस्थान का जो बॉर्डर था, जहाँ किसान आंदोलन लंबे टाइम तक चला था, वहाँ तक हिसार में पहुँचे हैं। 5 से 6 दिन की यात्रा, 7 दिन की जो भी यात्रा हुई है, पूरा इन्हीं से जानेंगे। जो यात्री है, ऐसे ऐसे यात्री इस देश को बचाएंगे। सर, भारत जोड़ो यात्रा की, फिर एक सतनाली से चंडीगढ़ यात्रा की, अब एक ये यात्रा है। तो यात्रा का उद्देश्य क्या है और रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है लोगों का? लोग बातचीत क्या कर रहे हैं जातिगत जनगणना पे? लगा ऐसा रहा कि जातिगत जनगणना करना कि देश तोड़ना है, ऐसे बोलते हैं लोग, प्रचार किया गया सब तरह के लोग। तो उद्देश्य क्या? पहले तो उद्देश्य है, बिल्कुल इस देश में, ये देश हजारों जातियों का देश है। किसी आदमी से आप पूछ सकते हैं, उसकी जाति कन्फर्म मिलेगी, 100% मिलेगी, वो नकार नहीं सकता। और आज तक इस देश में शादी विवाह जो दूसरे पारिवारिक प्रोग्राम हैं वो जाति से ही संबंधित होते हैं। तो 1931 में लास्ट बार इस देश में जातिवार जनगणना हुई थी। अब जो 10 साल के बाद जनगणना होती है, उसमें SC, ST और आदिवासी और टोटल धर्म है, चाहे वो हिंदू है, ईसाई है, मुसलमान है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, कोई भी धर्म है, उसके अंदर आंकड़ा लिखा जाता है। केवल हिंदू धर्म की जो जातियाँ हैं उनका आंकड़ा नहीं लिखा जाता, जबकि हिंदू धर्म की जातियों में बहुत असमानता है। आप देखोगे कहीं धोबी समाज, कहीं नाई समाज, जो सदियों से इस देश के श्रवण कास्ट के लोगों की सेवा कर रहा है, माल उतार रहा है, कहीं उनके डेरे मार रहे हैं, कहीं कपड़ों का माल उतार रहे हैं, कहीं उनका दूसरा जो मैल है वो निकाल रहे हैं, सेवा ही कर रहे हैं। क्या वो लोग इस देश में सेवा करने के लिए हैं? उनको राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की ये लड़ाई है। अगर उनके सामाजिक हिसाब किताब का जो जाति जनगणना में आएगा रिजल्ट निकल के, तो सरकारें जो कल्याणकारी नीतियां लेकर के आती हैं, कहीं पॉलिटिकल पार्टियां जो दबे कुचले लोग हैं उनको आग देती हैं, तो वो सारे का सारा एक्स्ट्रा एक सिटी सेकेंड हो जाएगा देश का। साहब, मुझे एक बार एक चीज जाननी है कि सिर्फ जाति का मालूम होगा? मान लो जाति की जनगणना हो जाती है, उसमें सिर्फ जाति की काउंटिंग आएगी या कोई आर्थिक दूसरी चीजें भी आएगी? कितने पढ़े लिखे हो, आपके घर में लैट्रिन बाथरूम है कि नहीं है? आप भैंस रखते हो, गाय रखते हो, बकरी रखते हो, मुर्गा रखते हो या भेड़ रखते हो? ये आपके पास कौन सी गाड़ी है? आपके पास लैट्रिन बाथरूम की साइज क्या है? आपका मकान का साइज क्या? आपके परिवार में कितनी नौकरी हैं? आपके पास कितनी जमीन है, कितनी फैक्ट्रियाँ, कितनी पेट्रोल पंप, अनाज मंडियों में आपकी दुकानें कितनी हैं? टोटल उसके अंदर आता है, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। सारे के सारी जो तस्वीर में साफ हो जाती है कि आप कितने नीचे हो और आप इस आज़ादी के बाद कितने ऊपर चले गए। वो बहुत जरूरी मामला है इस देश के लिए। आप लगे हुए हो कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्या देश की पॉलिटिकल पार्टीज है वो अलग अलग, उनका क्या स्टैंड है अभी, विपक्ष का या सत्ता का? केवल देश में एक पार्टी छोड़ के, भारतीय जनता पार्टी और RSS का विचार अगर छोड़ दिया जाए तो टोटल पार्टियां इसके पक्ष में हैं। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष के नेता राहुल गांधी रोज इसके बारे में बोलते हैं, हमारे नेता योगेंद्र यादव इसके बारे में बहुत पहले से बोलते हैं, और कर्पूरी ठाकुर की पहल पर लड़ाई शुरू हुई थी। उसके बाद VP सिंह जैसे बहुत समाजवादी लोग आए। अंबेडकर भी इस बात के हकदार थे कि जाति जनगणना का होना इस देश में बहुत जरूरी है, क्यों आज तक हम शादियाँ, ब्याह जो भी करते हैं अपनी ही जाति के लड़के के साथ, अपनी ही बेटी का। हरियाणा में भी आसपास देखता हूँ कि बहुत ऐसी जातियाँ हैं जो फुटपाथ के पे सोती है, जो पुल बने हुए हैं वहाँ उन्होंने अपने आश्रय बनाए हुए हैं, उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है कि ये किस जाति के हैं, क्या इनके पास है, क्या नहीं है। कल ना कोई मामला हो जाता है, स्कूल में जाना है, एडमिशन होगा, नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएगी क्या? बिल्कुल, उसके अंदर ये आएगा कि फुटपाथ पर जो लोग सोते हैं, जिनके पास मकान नहीं है, जमीन नहीं है, नौकरी नहीं है, घर नहीं है, वो कौन सी जाति के लोग हैं? जिनके पास बड़े बड़े महल हैं, कोठियाँ हैं, बड़े बड़े पेट्रोल पंप पर दूसरी फैक्ट्रियाँ हैं, और देश का जो मतलब कोयला की खान है, पेट्रोल की खान है, सोने की खान है, उन पर किन लोगों का कब्जा है? कौन लोग VC रहे, कौन प्रोफेसर रहे, किस जाति के लोग कितने रहे, कितने IAS IPS रहे,
टोटल का टोटल इसके अंदर निकल के आ जाए। अभी लोगों का रिस्पॉन्स क्या है? आपने एक यात्रा की थी सतनाली से लेकर चंडीगढ़ तक, और एक यात्रा भी इसको लेकर कर रहे हो, ये डबवाड़ी पंजाब से लेके बॉर्डर राजस्थान तक। जिन लोगों को इसका डर है वो तो चिल्ला रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, और जिन लोगों को फायदा मिलना है वो धर्म के नशे में है। पर उनमें से कुछ लोग हमारे साथ खड़े होने का साहस करते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, हमारी मदद करते हैं, खाने के लिए रोटियां। आपका कहना है कि जो जातिगत जनगणना से जिसको नुकसान होगा वो तो खिलाफ में खड़े वो तो हैं, चिल्लाते हैं, और जिनको फायदा मिले वो धर्म के अफीम चाट के राम मंदिर चला वो तो रहे, नशे में है, उनको पता राम मंदिर चला रहे। जिनका सदियों से शोषण हुआ वो आज भी शोषण करवाने के लिए तैयार है, उनको आज भी नॉलेज। पर उनमें से कुछ लोग हैं जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हमारा साथ देते हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से ये यात्रा लगभग चल रही है। हमारा इस यात्रा में अब तक कोई खर्चा नहीं आया, सिर्फ पर्चे छपवाने का, पोस्टर का, दूसरा आया चाय का, पानी का, खाने का कोई खर्चा नहीं होता। लोग खूब सम्मान करते हैं, लोग मदद करते हैं, खूब मदद करते हैं, बढ़िया वाली हमारे साथ। तो अभी कितने दिन की यात्रा और बाकी रहेगी? कितने दिन की पूरी हो चुकी? 3 मार्च को जयपुर हाईवे जो हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर है, एक तरफ गांव खेड़ा है, दूसरी तरफ शाजापुर है, जहां 13 महीने किसान आंदोलन का धरना रहा, उस जगह को हम टच करेंगे। बॉर्डर पे जाने का आपने एक बार फिर सवाल छेड़ दिया है। कुछ किसान पंजाब से चले थे बॉर्डर पे जाने की बात कह के, और उनको हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे रोक लिया गया है, और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे। पहली बार हवाई हमला वहाँ पे हुआ है कि हवाई फायर मतलब वहाँ किए गए हैं, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है, तो आपको जाने देंगे? ये बस वो हमारे से इतने नहीं डरे कि थोड़े लोग हैं, अगर ज़्यादा होते तो फिर वो जो सरकारें हैं ना, वो सरकारें नहीं हैं, वो तानाशाही लोग हैं, वो इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। हमारे ही देश में हमारे देश के लोगों को बॉर्डर के रूप में, गोलियों के रूप में जवाब दिया जा रहा है एक सरकार के द्वारा। वो हमारी सरकार नहीं हो सकती, वो हमारे देश को आगे बढ़ाने वाली सरकार नहीं होती, वो देश तोड़ने का काम कर रहे हैं, देशद्रोही हैं। आज़ादी के टाइम भी उन्होंने रथुराम उनके अंदर थे, उनके अंदर माफी वीर थे, वही लोग हैं। वो इस देश को आज़ाद नहीं देना चाहते, इस देश की जनता को खुशी देखना उनके बस की बात नहीं है। वीरेंद्र बागोरिया हिसार में पहुंच चुके हैं। यहाँ से वो जाएंगे तुसाम खानक के रास्ते होते हुए भिवानी में एंट्री करेंगे, भिवानी से फिर वो आगे रेवाड़ी में एंट्री करेंगे, और इस प्रकार 3 मार्च को वो अलग अलग गाँव में होते हुए लोगों से बात करते हुए, और जातिगत जनगणना से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, खासकर मेहनतकश जो आवाम है बैकवर्ड क्लास का, उसको उसकी दशा पता चल सके, आर्थिक क्या है, राजनीतिक क्या है, सामाजिक क्या है, यही एक अलग है जो अभी बिहार के अंदर जो आंकड़े निकल के आए हैं। और जातीय जनगणना का जब आंकड़ा आ जाएगा, उसके बाद उसकी संख्या कितनी है और उसके पास संसाधन कितने हैं, उसके बाद तय होगा कि उसको हिस्सेदारी कितनी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 5% जिनके पास हिस्सेदारी है जातीय जनगणना के आधार पे 5% है, और संसाधनों पे वो 99% पे कब्जा किए हुए हैं। ये हमें तय करना पड़ेगा कि इस देश के संसाधन, इस विश्व के संसाधन बहुमत जनता के हैं, पूरी दुनिया के हैं। तो वीरेंद्र बागोरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, यहाँ पहुँचे हैं, इनका हम अपने चैनल की तरफ से स्वागत भी करते हैं, और काम अब उम्मीद करते हैं कि इनकी जो यात्रा का जो उद्देश्य है वो सफल हो और जातिगत जनगणना इस देश में होनी चाहिए। तो धन्यवाद सर, आप धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का। आप लोगों ने हमारी बात सुनी, जनता तक पहुँचाने का आश्वासन दिया। हम आपके चैनल को हमेशा सराहेंगे और इसका साथ देंगे।